यार डिविडेंड डिसीजन इज ऑल अबाउट डिविडेंड बांटे ना बांटे हैं। अच्छा घट वंडी है वध वंडी है मतलब इसमें ना अपन एक रेट नहीं निकाल पाएंगे कि इतना बांट दो। हम बस इतना बता सकते हैं कि इतना बांटना चाहिए या नहीं, हाँ या ना बस। सबसे पहले तो कुछ सियाने बंदे बता के गए आपका प्राइस कितना होगा अगर आप डिविडेंड बांटते हो या नहीं बांटते, डिपेंडिंग अपॉन योर डिविडेंड पॉलिसी कि डिविडेंड कितना बांट रहे हो आपका प्राइस पर शेयर कितना होगा। एक तो हमारा गॉर्डन बंदा ही बता के गया। गॉर्डन का प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, D1/KE-G। एक बार बताऊं, ये जो गॉर्डन है ना ये भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है कि प्राइस एट ईयर 0 डिविडेंड एट ईयर 1। पर एक बंदा है वॉल्टर, वॉल्टर भेदभाव नहीं करता, वो कहता शेयर प्राइस मतलब शेयर प्राइस, क्या एट 0 क्या एट 1 कुछ नहीं, सिंपल शेयर प्राइस। वॉल्टर, वॉल्टर मतलब ऐसे पहले नीचे चला गया फिर ऊपर आ गया फिर नीचे चला गया फिर ऊपर चला, मतलब सबसे पहले आप रखो ऊपर डिविडेंड पर शेयर प्लस, जब मैंने यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर बोला मैंने ना तो 0 बोला ना मैंने 1 बोला, ना मैंने यहाँ पे 0 बोला ना मैंने 1 बोला, कुछ नहीं, भेदभाव नहीं करना, सारे डिविडेंड बराबर, सारे प्राइस बराबर। डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर ईपीएस माइनस ईपीएस, ये क्या हो गया आपका रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर हो गया। कंपनी अपने पास रिटेन्ड अर्निंग रखेगी, कंपनी अपने पास जो रिटेन अर्निंग रखेगी उसको इन्वेस्ट करेगी इनटू द बिजनेस, ठीक हो गया। अब ऊपर जो पड़ा है वो रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर पड़ा है, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर क्या है, कमाई की फिगर है, कमाई, कमाई की फिगर डिवाइड बाय कमाई का रेट, वी गेट द प्रिंसिपल वैल्यू। रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर है कमाई की फिगर डिवाइड बाय कमाई का रेट, वी गेट प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर अगर आरओआई का रेट मल्टीप्लाई कर दे तो वी गेट अगेन कमाई। कंपनी ने जो अपने पास रिटेन कर लिया उसको जब इन्वेस्ट करेगी अगले साल तो उसके ऊपर कितना कमाई ले पाएगी, इतनी कमाई ले पाएगी। कमाई आ गई कंपनी को, किसकी है ये, तो द शेयर होल्डर की है, और डिविडेंड भी किसका, शेयर होल्डर का है, तो ये क्या आ गई, टोटल शेयर होल्डर की कमाई आ गई। ऊपर क्या है फिर से कमाई, कमाई डिवाइड बाय अगर कमाई का रेट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, मेरे पास मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया, और कमाई डिवाइड बाय कमाई का रेट खत्म, ठीक है जी। तो आपके पास एमपीएस आ गया, ये वो अल्टर था। कैसे निकाला हमने, मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस डिवाइड बाय ए इंटू आरओआई होल के डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू P0। कौन सा मॉडल है ये, वॉल्टर देके गया बंदा ये फॉर्मूला। वॉल्टर के बाद नेक्स्ट वाज मोदी गिलानी मिलर, इधर भी आ गया ये। P0 कैसे निकालोगे, D1 प्लस P1, व्हाट इज D1 प्लस P1, डिविडेंड पर शेयर प्लस मार्केट प्राइस पर शेयर एट ईयर एंड 1। ये भी भेदभाव करता है, गंदा बंदा ये, पहले साल के एंड पे ईयर 0 पे, तो पहले साल के एंड पे शेयर का प्राइस प्लस डिविडेंड एट द ईयर एंड 1, ये क्या हो गया, इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्ट किया तो ईयर 1 एंड पे उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी बन जाएगी, एक तो उसको शेयर मिलेगा और एक तो उसको डिविडेंड मिलेगा प्लस उसके शेयर की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ऊपर क्या पड़ा है, खाली कमाई पड़ी है कि कमाई प्लस प्रिंसिपल पड़ा है, प्रिंसिपल भी पड़ा है प्लस कमाई भी पड़ी है, तो नीचे क्या कर देंगे 1 प्लस रेट, 1 प्लस रेट मतलब 1 प्लस की, तो कल्ला प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। याद कैसे रखोगे, इधर भी कल्ली कमाई का रेट इधर भी कल्ली कमाई का रेट, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या थी कल्ली कमाई थी। इधर 1 प्लस रेट क्यों रख दिया, क्योंकि इधर प्रिंसिपल भी बड़ा है। 3 फॉर्मूले हो गए। के अलावा कहते हैं आपको डिविडेंड बांटना चाहिए या नहीं, ऑप्टिमम डिसीजन क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी कह लो या ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, कैसे पता लगेगा, आपका आरओआई को देख के एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी को देख के।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर 12% है तो व्हाट डज दिस मीन? इन्वेस्टर कितने परसेंट एक्सपेक्ट करता है? 12%। और कंपनी का कमाने का रेट कितना है? 12%। सेम सेम है। तो इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर की अगर रिटेन्ड अर्निंग रख लेंगे, मतलब उसको डिविडेंड नहीं बांटेंगे, तो कंपनी को उसके ऊपर कितनी कमाई जनरेट करेगी? 12। 12 जनरेट करेंगे, 12 उसको पे कर देंगे, तो हमें तो कुछ फायदा नहीं होगा ना। तो डिविडेंड डिक्लेयर करो या फिर डिविडेंड डिक्लेयर ना करो। डिविडेंड डिक्लेयर करो मतलब डिविडेंड 100% बांट दो, या फिर डिविडेंड डिक्लेयर करो ही ना। दोनों ही केस में एमपीएस क्या रहेगा? सेम रहेगा। इन दोनों ही केसेस में एमपीएस क्या रहेगा? पर अगर आरओआई का रेट कितना है? 12%। और इन्वेस्टर को कितना चाहिए? 10% सिर्फ। तो बिजनेस के कमाने का रेट ज़्यादा है, तो हम अगर रिटेन करेंगे तो हम कितना कमा लेंगे? 12, पर उसको कितना पे करना है? 10। तो कंपनी को 2 बचेगा, कंपनी को 2 बचेगा तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा। कब? जब रिटेन कर लोगे। रिटेन कर लोगे मतलब डिविडेंड कितना बांटोगे? 0। डिविडेंड 0 बांटोगे तो एमपीएस क्या होगा? मैक्सिमम। पर अगर डिविडेंड बांट दिया तो डिविडेंड अगर 10%, 20%, 40% कुछ भी बांट दिया तो एमपीएस लोअर आएगा। कितना आएगा पता नहीं, पर कट होगा जितना। और अगर ऐसा हो कि आरओआई तो मेरी 12% है पर मेरा के 15% है, तो मैं कितना कमा पाऊंगा? 12। उसको कितना पे करना पड़ जाएगा? 15। फिर जो कमाई आई है वो रखो नहीं, उसको दे दो। रखी रखोगे तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो डिविडेंड बांट दो। डिविडेंड कितना दो? 100%। 100% अगर डिविडेंड दे दोगे तो क्या आएगा? एमपीएस मिनिमम। अगर के 15% है तो सारा बांट दो। सारा बांटोगे तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। पर अगर हम डिविडेंड कट बांटे, फिर 10% बांटे, 40% बांटे, तो डिविडेंड का एमपीएस कट होगा। समझिए ये बात। एक बार बताऊं, कभी कभी क्वेश्चन पता है क्या आएगा? पी रेशो निकाल दो। कभी कभी क्वेश्चन क्या कहेगा? पीई रेशो निकाल दो कि मार्केट प्राइस अफेक्ट ही ना होए। आपको गिवन क्या रहेगा? आरओआई 12%। गिवन क्या है? आरओआई 12%। फाइंड आउट एट व्हाट पीई रेशो मार्केट प्राइस पर शेयर अनअफेक्टेड रहेगा। सर मार्केट प्राइस पर शेयर कब अनअफेक्टेड रहेगा? जब आरओआई इज इक्वल टू क्या होगा? के। आरओआई कितना? 12%, तो के भी कितना होना चाहिए? 12। अगर के 12 तो पी रेशो कितना होना चाहिए? 1/के। तो पी रेशो कितना होना चाहिए? 1/के। 1/12% कितना हो गया? जितना भी हो गया उतनी आपकी पी रेशो होनी चाहिए। कितना? 3.833। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? बताओ एट व्हाट पी रेशो डिविडेंड की पॉलिसी अफेक्ट नहीं करेगी मार्केट प्राइस पर शेयर। तो आप आंसर दे देना 8.33%। 8.33 की पी रेशो। क्यों? ये गिवन होगा आरओआई। आरओआई आपको गिवन होगा। एक और बार बताना। क्या था? कंपनी का पी रेशो कितना है? 15। पी रेशो कितना है? 15। आरओआई कितना है? 12। बताओ डिविडेंड, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन क्या होना चाहिए? दिमाग लगा के बताना। ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन क्या होना चाहिए गिवन दैट पी रेशो इज 15? जो मैंने लिखा है ये समझ में आ गया कि अगर दोनों सेम सेम है, डिविडेंड जितना मर्जी बांट दो, एमपीएस सेम रहेगा। अगर आरओई ज़्यादा, कमाने का रेट ज़्यादा, तो रिटेन करो, मतलब डिविडेंड ना बांटो। डिविडेंड नहीं बढ़ना, रिटेन करो। रिटेन करोगे तो एमपीएस मैक्सिमम। जब वंड दोगे तो एमपीएस कट होगा। और अगर इन्वेस्टर ज़्यादा मांग रहा है तो उसको सारा पे कर दो, आप दे कोल कुछ ना रखो। डिविडेंड कितना बांटो? 100%। ये समझ में आ गया? चलो अब इसको यूज़ कैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चन कहे फाइंड आउट अ पी रेशो एट विच
एमपीएस इज अनअफेक्टेड बाय द डिविडेंड की पॉलिसी, तो ये वाले केस की रेफर कर रहे हैं। एमपीएस अनअफेक्ट हो, डिविडेंड कट बटो एमपीएस उतना ही रहे, तो ये वाले केस की बात कर रहे हैं। एमपीएस कब इफेक्ट नहीं होगा, जब आरओआई और केई क्या होंगे बराबर। आरओआई आपको दे रखा है 12%, अगर एमपीएस उतना ही रहना चाहिए तो केई कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तभी अनइफेक्ट रहेगा। केई कितना निकल के आ गया 12, अब केई 12% तो पी कितना होना चाहिए 1/k 8.3। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, पी रेशो कितना 15। मैं पहले गलत बोल गया था कुछ वर्डिंग में, चलो कोई नहीं। गिवन क्या आपको पी रेशो 15, if the P ratio is 15 and the ROI is 12%, find out what should be the optimum dividend policy। बताओ डिविडेंड बांटे या ना बांटे, तो ये कहते हैं डिविडेंड ना बांटो। कैसे निकाला, सबसे पहले पी रेशो देगा तो के ही निकाल लो, 1/p इज इक्वल टू के, कितना आ गया के। अब ROI 12% है, बिजनेस कितना कमाएगा ज़्यादा, तो डिविडेंड कितना बांटो, तो आपको ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी शुड बी 0, नो डिविडेंड शुड बी पेड आउट। क्वेश्चन पता क्या आएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन कहेगा जी हम तो डिविडेंड बांटेंगे, तुम बांट लो फिर। वो कहता हम तो डिविडेंड 40% बांटेंगे, बांट लो। क्या कहेगा, जस्टिफाई योर डिसीजन। जस्टिफाइड डिसीजन का मतलब क्या हो गया, हमने डिसीजन क्या दिया था, डिविडेंड ना बांटो। हमने ना बांटने को क्यों कहा, क्योंकि हमारे केस में क्या आना चाहिए, एमपीएस मैक्सिमम। वो कहा जस्टिफाई करके दिखाओ, हम क्या कहेंगे, एमपीएस निकाल के दिखा देंगे। हम पता है कैसे जस्टिफाई करेंगे, अगर डिविडेंड रेशियो 40% तो एमपीएस कितना, अगर डिविडेंड 0% तो एमपीएस कितना, और आंसर में क्या होगा, ये 40% वाला एमपीएस क्या होगा लोअर, और हमारे वाला क्या होगा मैक्सिमम। हम कह रहे हैं देख हमारी बात मानता तो एमपीएस तेरा मैक्सिमम होता, तूने हमारी बात नहीं मानी, तेरा एमपीएस क्या आ गया कट, तो तू बेवकूफ है, हम सियाने हैं। आंसर खत्म। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, एमपीएस निकालने के लिए, एमपीएस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं ना ऊपर, हेलो, एमपीएस निकालने के लिए 3 फॉर्मूले लगा सकते हैं ना, तो कौन सा लगाओगे, जैसा डाटा दिया होगा, और मोस्ट प्रोबेबली वोल्टर मॉडल लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली कौन सा वोल्टर, बाकी जैसा भी डाटा दिया होगा वैसे आप एमपीएस निकाल देना, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के। तो ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ये काम तो सबका ही है वैसे कुछ। ढंग के क्वेश्चन पे आते हैं, ढंग के क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन ही देख लेते हैं, 12वां 13वां दोनों ही देख लेते हैं फिर से एक बार। पहले 12वां क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन में क्या है, कहता है वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, ऑप्टिमम है या नहीं कैसे पता लगेगा, आरओआई और केई को कंपेयर करके। पी रेशो कितनी दे रखी है 12.5, पी को पहले किस में कन्वर्ट कर लिया करो, केई में, 1/12 कितना हो गया, हम्म 1/12 8% केई हो गया, आरओआई। टोटल अर्निंग मतलब क्या दे रखा है आपको, टोटल अर्निंग मतलब क्या दे रखा है, टीएई, और ये इक्विटी शेयर कितने आपके 20,000 100 वाले, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी, 2 जीरो और ऐड कर दे, सही है ना, 20 लाख हो गया, 2 लाख बटा 20 लाख क्या हो गया अपना, 10% हो गया, 10% क्या बना ये, वैसे तो ये आर ओ ई बना, रिटर्न ऑन इक्विटी, और डाटा इंसफिशिएंट है तो क्या माने, आर ओ ई एंड आर ओ आई सेम सेम, तो सेम सेम ये कितना होगा 10%। अब हमारे कमाने का रेट कितना है 10%, और के ई कितना 8%, तो क्या करना चाहिए हमें, डिविडेंड 0। तो कहता है एनालाइज वेदर कंपनी इज फॉलोइंग डिविडेंड ऑप्टिमम पॉलिसी, डिविडेंड ये तो पे कर रहे हैं, नहीं जी ये तो बेवकूफ है, क्या ये फॉलो कर रहे हैं ऑप्टिमम, नो। कंप्यूट द पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर। कितने पी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितने पी रेशियो पे, आरओआई कितना है 10, तो कितने पी रेशियो पे मतलब
पी रेशो निकालना मतलब क्या निकालना है आपने? के कितना होना चाहिए? 10%। और फिर पी भी कितना होना चाहिए? तो कितने पी पे? 10 के पी पे कोई इफेक्ट नहीं है। व्हाट इफ पी कितना है? 8। तो बताओ एनालाइज विल डिसीजन। डिसीजन क्या था? डिविडेंड बांटने वाला। अगर हमारी पी रेशो कितनी है? 8, तो के कितना होगा? 12.5। ये 12.5, तो हम क्या करेंगे? डिविडेंड कितना बांटा हो? अगला भी हो जाएगा सेम। अच्छा, इसमें जस्टिफाई करना होगा तो क्या करोगे? जस्टिफाई के लिए क्या करोगे? ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि नहीं? शायद तो नहीं लिखा। क्वेश्चन ने मांगा प्रूव या जस्टिफाई, तो हमने कैसे किया? बाय शोइंग दैट एम्बेसी इज मैक्सिमम एट द डिविडेंड पे आउट रेशो। लिखा है इधर, पर फिर भी इधर भी लिख लो। ये 12 जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना, इसके ऊपर जगह होगी थोड़ी सी, तो लिख लो।
ਜੇ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈਂਕੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੈਂਕੀ ਕੱਢੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ 'ਚ। जब मैं दिल्ली जाने लगा था ऐसे तो ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਾਣੇ। ਪਰਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, तो बस रखता ही नहीं। लेफ्ट पॉकेट पैसे, राइट पॉकेट मोबाइल, मोबाइल के साथ ही पेन, राइट पॉकेट। पिछली लेफ्ट पॉकेट में बस खाली हैंकी, पिछली राइट पॉकेट में अगर कोई कागज पत्र पाने हैं डेडिकेटेड पॉकेट। नहीं चीज़ां होंगी अपनी चार जेबां थोड़े भी है। मतलब हैंकी कड्ढना ना मैं चार जेबां नहीं फरोलदा, पता ही है भी आपदी जेब 'ਚ ही है हैंकी, ठीक रहता है। चलो भाई। देखिए क्वेश्चन देखिए एक 17 क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सेवनटीन और 18। तो 17 क्वेश्चन में क्या बात है कि लाइब्रेरी 17वें क्वेश्चन में क्या कहता, 17वां नहीं करना, 16वां करना है। 16वें में क्या चीज़ है, कहता एक तो गॉर्डन भी लगाना है और हमने वॉल्टर भी लगाना है, दोनों लगाने हैं। आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया 30 लाख। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पैट, पीबीटी या ईएई पैट। नेट प्रॉफिट मतलब पैट कितना दे रखा है? 30 लाख। और अगर पैट दिया तो मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड तो भी माइनस करना है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो। 1 करोड़ के ऊपर कितने परसेंट? 12%। तो कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख माइनस किया तो कितना रह गया आपका? 18 लाख। 18 लाख क्या आ गया आपका? ईएई। ईएई 18 लाख। ईएई इज 18 लाख। नेक्स्ट, डिवाइड बाय आपका नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 60 लाख बटा 10 करके 6 लाख शेयर्स हैं, तो डिवाइड बाय 6 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ईपीएस कितना आ गया? 3 आ गया। अब रिटेंशन रेशो कितनी दे रखी है? 75%। रिटेंशन रेशो मतलब, और डिविडेंड पे आउट रेशो कितना होगा? 25%। बेसिकली डीपीएस अपॉन ईपीएस। और रिटेंशन रेशो मतलब ईपीएस माइनस डीपीएस डिवाइड बाय
डिविडेंड रेशो कितनी है 25%। 3 का 25% कितना हो गया 0.75। 0.75 क्या आ गया डिविडेंड। ठीक है जी। अब दो बातें देखो, या तो गॉर्डन मॉडल या फिर वॉल्टर मॉडल। देखो अगर तो लगाना है वॉल्टर, वॉल्टर क्या भेदभाव करता है, वो क्या बोलता है प्राइस कैसे आएगा डिविडेंड पर शेयर प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस मतलब 2.25 डिवाइड बाय के कितना 18% इंटू आरओआई कितना। अब आईआरआर दे दिया आरओआई दे दिया एक ही बात है, तो 22% डिवाइड बाय के कितना 18%। कितना 19.44 क्या आ गया प्राइस आ गया एज पर क्या आ गया वोल्टर आ गया। इसमें दिक्कत नहीं थी। अगर गॉर्डन लगाने तो गॉर्डन क्या बोलता है D1/K-G=P0। डाउट क्या आएगा सर ये जो डिविडेंड आया है ये D0 है D1 है। अगर ये D0 है तो प्लस ग्रोथ। पहले तो ग्रोथ निकालो, ग्रोथ कैसे निकालते हो, ग्रोथ कैसे निकालते हैं B=B इंटू आर। B स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो कितनी है 75%। 75% को आप 0.75 लिख लो। R स्टैंड्स फॉर, वैसे तो ROI, पर कभी कभी डाटा नहीं दिया तो ROE भी ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन में तो ROI कुछ भी नहीं दिया, तो IRR दिया तो IRR भी ले सकते हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI है बस 12%, 22%, तो 22%, तो 22% का 0.75 कितना हो गया ग्रोथ 16.5%। देखो डिनोमिनेटर में के माइनस जी, के 18% था माइनस 16.5%, कोई डाउट नहीं है। ऊपर ये जो डिविडेंड आया है D0 है D1 है। गॉर्डन है तो ये विचार करना है, गॉर्डन नहीं है वॉल्टर है तो जो आया बस वही ले लो। उसके लिए आपको क्या पता लगना चाहिए कि ये ऑलरेडी अर्न कर लिया कि एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बस तो कर लिया, तो अगर कर लिया तो इसको क्या मान रहे हो आप D0, तो D0 कितना हो गया 0.75 प्लस ग्रोथ कितनी अपनी 16.5%, कितना हो गया भी। ये नेट प्रॉफिट अर्न कर लिया कि करना है अभी, कर लिया, लास्ट है तो D0 है। पर अगर बोलता कि एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड ऐसा, बाकी पेपर में ना दोनों अल्टरनेटिव दे रहता है इसी कि किसने D0 माना तो भी ठीक, D1 माना तो भी ठीक, तो चक्कर नहीं। D0 अगर 0.75 माने प्लस 16%, 16.5% कितना आ गया कितना 0.87 375 डिवाइड बाई 1.5%, 57.25 आपका क्या आ गया। पर इसको अगर आप उल्टा भी मान देना तो भी कोई बात नहीं, प्लीज़ एच वाला वो ना करियो भी की मनना है। नेट प्रॉफिट वर्ड देख के ऐसा लगा कि अर्न कर लिया, पर अगर किसी क्वेश्चन में सीधा आपको डिविडेंड दिया रहेगा, लाइक ये क्वेश्चन है ईपीएस दे दिया 6, 10 डिविडेंड दे दिया 6, तो ये आप मान लेना एक्सपेक्टेड कितना होगा, याद रह जाए तो ठीक, नहीं दिया उल्टा कर दिया कोई चक्कर नहीं। फार्मा हो गया फार्मा। यार आपने डिविडेंड चैप्टर गलत टाइम पे शुरू करवा लिया है। एक मैंने ये गालो खिचड़ी ले यार, ये 18वां क्वेश्चन ध्यान से देखो। वैसे तो 2 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन करो और चलो चैप्टर खत्म हो गया। एक 18वां और एक 18वां क्वेश्चन ध्यान से देखना। कहता इन मई 2020 शेयर्स ऑफ आरटी वाज सोल्ड फॉर 1460। शेयर वर सोल्ड फॉर
ऑलरेडी इतने रेट में बिक रही हैं। एमपीएस 0 दे रखा है आपको, P0 1460, सही है। कहता लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ आर एट 7.5%। अर्निंग में ग्रोथ होगी, ग्रोथ इन ईपीएस इतना होगा, सारे कासे में ग्रोथ 7.5% होगी। आरटी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड, एक्सपेक्टेड टू पे कह रही है मतलब 20 रुपए क्या दे रखे आपको, D1। Calculate the rate of return on the investor, and an investor can expect to earn, assuming that the dividend are expected to grow at the rate of 7.5% till perpetuity. अगर अपना आप नीचे देखिए स्क्रीन पे अपनी बुक्स पे, क्या था कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न, निकालना क्या है, रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न मतलब रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न मतलब यही निकालना है। एज्यूमिंग द डिविडेंड इस रेट पे ग्रो करेंगे, यही निकालना है। आपको D1 दे रखा है, P0 दे रखा है, G दे रखा है, गॉर्डन का फॉर्मूला लगा देते हैं। गॉर्डन का फॉर्मूला क्या बोलता है, K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G। तो D1 कितना, V बटा 1460, V बटा 1460 कितना हो गया, प्लस 7.5%, कितना आ गया, कितना, तो 8.87% क्या आ गया आपका, K ही आ गया। पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट, it is expected that RT will earn about 10% on retained earning. It is expected that RT will earn about 10% on the retained earning. Retained earning के ऊपर कितना कमा सकते हैं हम, 10%। What is 10%? पार्ट बी में क्या, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आरटी विल अर्न अबाउट 10% ऑन रिटेन अर्निंग। 10% क्या है, रिटेन अर्निंग जेड़ा पर रखांगे और 10% कमावांगे। आरओआई, बिजनेस के कमाने का रेट कितना है, आरओआई कितना है, 10%। एंड शैल रिटेन 60% ऑफ इट्स अर्निंग, रिटेंशन रेशियो कितनी होगी, 60%। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी होगी, 40%। आपको ये सारा दे दिया तो ग्रोथ कितनी होगी, 6% की ग्रोथ होगी। अब D1 कितना होगा, निकालना क्या है फिर से, कहता स्टेट वेदर देयर शुड बी एनी चेंज इन द ग्रोथ रेट। हाँ ग्रोथ रेट तो चेंज हो गया, अगर ग्रोथ रेट चेंज हो गया क्या के ही चेंज होगा, रिवाइज के ही निकालना है। D1 कितना उठाना है, वही सेम के चेंज करना है, D1 चेंज के सेम, D1 सेम रखना है कि चेंज करना है, क्यों चेंज, क्योंकि नवी रिटेंशन रेशो दी है, तो हो सकता है पहले रिटेंशन रेशो अलग हो। तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। कैसे करोगे, देखो आपको ये दो सिनेरियो दे रखे हैं, ये ओल्ड वाला और ये न्यू वाला। ओल्ड में डिविडेंड कितना था, D1 20, और ग्रोथ कितना था, 7.5। अच्छा 7.5% की ग्रोथ कैसे आई होगी, V इंटू आर, एक को कांस्टेंट मानना है, आर को कांस्टेंट माने 10% या बी को कांस्टेंट माने 60%। आरओआई को कांस्टेंट मान लो, क्योंकि डिविडेंड चैप्टर तो डिविडेंड तो चेंज हो रहा होगा। तो आरओआई कितना माने, 10%। तो पहले रिटेंशन रेशियो कितनी थी, 0.75। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी थी पहले, 25%। तो जो D1 आया था 20 रुपये, वो कैसे आया था, जब 25% की क्या थी, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो EPS 1 कितना हो गया, 80।
अब बाद में अगर रिटेंशन रेशो कितनी रखनी है, डिविडेंड पे आउट रेशो 40% करना है, तो नया D1 कितना आएगा? 80 का 40% कितना हो गया? समझिए? बस आपको ये जो हिंट आ गया था ना कि डिविडेंड चेंज होगा, बस इतना हिंट ही चाहिए होता है, बच्चों को हिंट नहीं आता। डिविडेंड पे आउट रेशो, अगर रिटेंशन रेशो चेंज होगी तो डिविडेंड पे आउट रेशो चेंज होगी, तो डिविडेंड भी चेंज होगा। नया डिविडेंड कितना आएगा? 32। अब के ही निकालने के लिए फिर से D1 कितना? 32, P0 कितना? सेम 1460 प्लस जी कितना? 6%। कितना हो गया? कितना? ये आपका आंसर होगा। चले अगला। चलो, एक तो आप करो 25वां क्वेश्चन और एक करो 26वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने हैं। सीधा 26वां कर लोगे तो भी बढ़िया, अगर कर लोगे तो 26वां देखते सीधा ही। नहीं, पहले 25वां देखना ही पड़ेगा। 25 25 में क्या सीन है? इलुस्ट्रेट हाउ द एमएम अप्रोच अफेक्ट्स द। अच्छा, आपको बात बताऊं, एमएम ये बोल के गया बंदा कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहेगी? कांस्टेंट। चाहे डिविडेंड बांटो तो ठीक, नहीं बांटो तो ठीक। डिविडेंड बांटेंगे नहीं बांटेंगे, एमएम क्या 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 वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहेगी? सेम। और सेम कब रहेगी? ईयर 1 पे भी सेम और ईयर 0 पे भी सेम। चल रे, अगर डिविडेंड नहीं बांटा और अगर डिविडेंड बांटा, देखिए आपका कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, मतलब अपने को के ही चाहिए ना क्वेश्चन में। एमएम का फॉर्मूला क्या था P0 निकालने का? एमएम का P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइड बाय के ही चाहिए ना, और के ही कैपिटलाइजेशन रेट है। इट हैज 25 शेयर आउटस्टैंडिंग, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 25। एंड द करंट मार्केट प्राइस कितने? 100। करंट मार्केट प्राइस मतलब P0 100 है। कहता है इट एक्सपेक्ट्स नेट प्रॉफिट ऑफ 2.5 लाख। नेट प्रॉफिट कितना आएगा करंट ईयर में? 2.5 लाख का प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 2.5 लाख का। और फॉर द ईयर एंड द बोर्ड इज कंसिडरिंग डिविडेंड ऑफ 5 रुपये पर शेयर। डिविडेंड कितना बांटेंगे? अगर डिविडेंड बांटा तो कितना बांटेंगे? 5 रुपये। कोई नहीं, 1 मिनट, पहले तो फॉर्मूला लगाओ, बताओ फॉर्मूला क्या था आपका? P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस के। P0 आपको पता है 100, डिविडेंड 1 कितना होगा? 5, और के कितना आपका? 10%, तो 1.10। P1 कितना आ गया? P1 क्या आ गया आपका? 105 आ गया। सेम फॉर्मूला इधर लगाओ। D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस D1 कितना? 0। P1 कितना? पता नहीं। के कितना? 1.10। P0 कितना? 100। तो P1 कितना आ गया? 110 आ गया। डिविडेंड अगर नहीं बांटेंगे तो P1 कितना होगा? 110। डिविडेंड अगर बांटेंगे तो P1 कितना होगा? 105। अब क्या था, हमने इन्वेस्ट करना है कितना? कहता है हम रिक्वायर्स टू रेज 5 लाख फॉर एन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमने 5 लाख रुपया रेज करना है। रेज करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बाजार से पैसा इतना रेज करना है। रेज करने को लिटरल रेज करना ना समझो, 5 लाख इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे लिखा रेज है, रीड इट एज 5 लाख इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट। लिखा तो 5 लाख रेज करना है, पर सारे क्वेश्चन में क्या होता है? 5 लाख इन्वेस्ट करना, तो ये भी क्या होगा? 5 लाख इन्वेस्ट करना। रेज को रेज ना पढ़ो, 5 लाख इन्वेस्ट करना है। अपना 26वां तो एलडीआर रही है, अब 25वां भी एलडीआर कर लो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेज वर्ड। मतलब करना तो होता ही है एक वो सिंपल वाला क्वेश्चन भी। 25 और 26 2 क्वेश्चन कर लेना।
हमने इन्वेस्ट कितना करना है मेरे? 5 लाख। दोनों इन्वेस्ट कितना करना है? 5 लाख। अगर डिविडेंड नहीं बांटा तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा सारा इन्वेस्ट कर पाएंगे? अगर डिविडेंड नहीं बांटा तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा 2.5 लाख सारा इन्वेस्ट कर देंगे। तो 2.5 लाख का तो नेट प्रॉफिट में से इन्वेस्ट कर देंगे। रेज कितना करना है इधर? 2.5 लाख। और दूसरी तरफ इन्वेस्ट कितना करना है? 5 लाख। रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? प्रॉफिट कितना कमाया? 2.5 लाख। पर 2.5 लाख में से क्या कर दिया? डिविडेंड बांट दिया। डिविडेंड कितना बांटा? 5 रुपये प्रति शेयर बांटा। शेयर कितने थे? 25,000। 25,000 इंटू 5 कितना हो गया? 1,25,000। 2.5 लाख में से 1,25,000 का तो डिविडेंड बांट दिया, कितना बचा? 1,25,000। 1,25,000 की रिटेन्ड अर्निंग है आपका, 5 लाख का ये है, तो पैसा कितना रेज करना हुआ? 375। तो रेज दोनों में अलग अलग निकला है, या तो 2.5 लाख या फिर 375। अब इतना पैसा रेज करना हो, कहाँ से रेज करना? इक्विटी शेयर से। एक शेयर का प्राइस कितना है? 110। रेज कब करेंगे? ईयर 1 एंड पे। तो डिवाइड बाय शेयर प्राइस कौन सा? P1 डिवाइड बाय 110, और उधर कितना? डिवाइड बाय 105। तो चेंज इन नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने हैं हमने? चेंज इन नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने हैं? 2.5 लाख बटा 110 कितना हो गया? 2272.72, और उधर 3571.42। अब इसको एक तो राउंड ऑफ कर दो। 72 तो क्या बना दो इसको? 73। इधर भी क्या बनाओगे? 72 के 72, 72 ही बनाओगे। अपर राउंड ऑफ। पॉइंट नंबर 1, आप ये निकालो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने हैं। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ द फर्म एट ईयर एंड 1, वैल्यू ऑफ द फर्म एट ईयर एंड 1 दोनों जगह क्या होनी चाहिए? सेम से। कितनी आएगी? पुराने शेयर कितने थे प्लस नवे शेयर कितने हो गए? इनटू प्राइस 1। ईयर एंड के पहले साल के एंड पे शेयर का प्राइस कितना? इधर भी सेम, चेंज इन नंबर ऑफ शेयर प्लस पुराने शेयर इनटू P1। पुराने शेयर तो दोनों जगह 25-25 आ रहे हैं, पर नवे शेयर कितने हो गए? 2273 इंटू P1 इधर कितना था? 110। 25,000 प्लस 3572 इंटू 105। इधर कितना होगा? उधर कितना हो गया? दोनों जगह कितना हो गया? 30-30 लाख। क्रक्स मानो हमारा सेम हो गया। मोती गिलानी मिलर आया तो क्रक्स देखिएगा, कहता वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेगा ईयर 1 एंड पे भी और ईयर 0 पे भी। ईयर 0 पे वैल्यू ऑफ द फर्म पता है कैसे निकालते हैं? कहता वैल्यू ऑफ द फर्म एट ईयर एंड 1। ठीक है जी। अब इसमें पता है क्या, इसमें क्या जुड़ा पड़ा है? जेड़ा नवा पैसा इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपया, इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल दो, माइनस इन्वेस्टमेंट। 30 लाख में से क्या करो? 5 लाख की इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लो। एक मिनट, ये जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल रहे हो, क्या जो करंट ईयर का प्रॉफिट अर्न किया था 2.5 लाख, वो भी इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड ही था, वो भी बाहर हो गया। तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट फिर से ऐड बैक कर दो, प्लस क्या कर दो? 2.5 लाख। फिगर कितने खड़ी है? नवी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल दी, पर प्रॉफिट तो अंदर ही है, तो फिगर तो अभी भी ईयर 1 एंड पे ही खड़ी है। ईयर 1 एंड वाली फिगर को ईयर स्टार्टिंग की लेके आना है। पहले साल के एंड वाली फिगर ਨੂੰ स्टार्टिंग ਤੇ लेके आना 1 प्लस के 1 प्लस आर। कितना बन गया? 25 लाख बन गया। दोनों जगह पे ये सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम वैल्यूज आएंगी, क्योंकि दोनों जगह सेम ही था। वैल्यू ऑफ द फर्म ईयर 1 एंड पे भी 30-30 लाख ही आई है, इन्वेस्टमेंट दोनों जगह 5-5 लाख है, प्रॉफिट दोनों जगह 2.5 लाख। तो आंसर क्या आ गया? ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26। छब्बीस में पता है क्या सेम बनाना है आपने? ऐसा ही, या तो डिविडेंड 0। इसमें क्या क्वेश्चन दो तरीके का है, या तो ऐसा प्रूव कर दो सीधा सीधा। 26 में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा। क्या तो ऑर्डिनरी शेयर लिस्टेड कंपनी करंटली ट्रेडिंग एट 10 रुपये पर शेयर, तो P0 कितना दे रखा है? 10। P0 उधर भी कितना रहेगा? 10।
2 लाख विद 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर कितने दे रखे हैं आपको? 2 लाख शेयर। द कंपनी एंटिसिपेट दैट इट्स अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर वुड बी 5 ईयर। प्रॉफिट कितना रहेगा पैट? 5 lakhs। एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही कितना दे रखा है? 15%। द कंपनी हैज सर्टेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अंडर द डिस्कशन विच विल कॉज 26,099 शेयर टू बी इशूड इफ द नो डिविडेंड इज पेड। डिविडेंड कितना? 0। तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 26,099। और उधर कितने होंगे? एन तो सेम। शेयर कितने दे रखे हैं? 47,600। बस फिनिश। डाटा इतने दिए है। सबसे पहला क्या काम करो? फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या बोलता है आपका? P1 इज इक्वल P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस K। D1 इधर तो 0 है, P1 निकालना है, P0 पता है, K 1.15 1 प्लस K। तो P1 कितना हो गया? 11.5 हो गया। सही है, 11.5 हो गया। जिधर जिधर मोती गिलानी मिलर आएगा ना, उधर मोती गिलानी मिलर का क्रक्स यूज करना। उसका क्रक्स क्या रहा बंदेगा? वैल्यू ऑफ द फर्म ईयर 100 पे क्या रहेगी? सेम ईयर 0 पे क्या रहेगी? इधर की वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल दो। 2 लाख प्लस 26,099 इंटू 11.5 कितना आ गया? 26 लाख। उधर भी वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी रहेगी? इधर 26 लाख किसके बराबर होगा? 2,47,619 इंटू P1। यहाँ से P1 निकल आएगा। साढ़े 10। अब P1 अगर इतना, तो आप फॉर्मूला क्या था आपका? P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 बटा 1 अपॉन के। P0 कितना है? 10। D1 पता नहीं, P1 आपको पता है 10.5 डिवाइड बाय, तो डिविडेंड कितना आ गया? 1 रुपया आ गया। पहला पार्ट खत्म। इसके अलावा क्वेश्चन मांग रहा है कि बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। सही है। इधर पैसा कितना रेज होगा? चेंज इन एन इंटू P1। पैसा कितना रेज किया? मनी रेज्ड कितना, और उधर रेज कितना, इंटू P1 कितना आया था? इधर 10.5। इधर रेज कितना किया, उधर रेज कितना किया? 3 लाख थे 5 लाख। एक बार बताना, अगर डिविडेंड 0, क्या जो प्रॉफिट था वो सारा इन्वेस्ट किया होगा, प्लस एडिशनल पैसा लेके भी इन्वेस्ट किया होगा? अगर डिविडेंड 0 तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया होगा? 8 लाख। तो बस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी? 8। और इधर डिविडेंड कितना बांटा होगा फिर? 8 लाख में से इधर डिविडेंड कितना था? पता ही था 1। नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 2। प्रॉफिट कितना कमाया? 5 लाख। 5 लाख में से 2 लाख का डिविडेंड बटा रिटेन अर्निंग कितनी बनी? 3 लाख। 3 लाख प्लस रेज कितना कर लिया? 5 लाख। और इन्वेस्ट कितना कर दिया? तो दोनों जगह इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है? 8 लाख और 1 रुपया। क्वेश्चन आपका खत्म। ये जो बायबैक रहेगा काम सबका ही, आई होप आप कर लोगे। बस इसमें एक बात ध्यान रखना कि सर बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलता है। क्वेश्चन सबका ही इजी। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलता है? शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जब बुक वैल्यू पर शेयर निकाल रहे हैं ना, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ इक्विटी निकलता है। ठीक है, तो इसमें प्रेफरेंस का डाटा होगा ही नहीं। प्रैक्टिकली बाजार में प्रेफरेंस बहुत रेयर ही एग्जिस्ट करते हैं। पर बुक वैल्यू अपन इक्विटी का निकाला, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इट गिव्स यू बुक वैल्यू पर शेयर। सही है। एग्जांपल के लिए कहता पुरानी बुक वैल्यू पर शेयर, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इतने में तो क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। 29वां पता है, जितने में क्वेश्चन ड्राफ्ट करूंगा उतने क्वेश्चन हो जाएगा। पुरानी बुक वैल्यू पर शेयर कितनी दे रखी है आपको? 400 दे रखी है। पुराने नंबर ऑफ शेयर कितने दे रखे हैं? 1 लाख दे रखे हैं। तो टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख शेयर है 400 के हिसाब से,
तो 400 लाख क्या होगी टोटल हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का। ये बुक वैल्यू पर शेयर कितना 400 और नंबर ऑफ शेयर कितना 1 लाख, तो 400 लाख के क्या हो गए ये टोटल दोनों। क्या था कंपनी डिसाइड टू रीपरचेज 25,000 शेयर, रीपरचेज मतलब बायबैक करने हैं। बायबैक कितने करने हैं हमने 25,000 शेयर एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस कितना है ईपीएस पता है, पी रेशो पता है, एमपीएस कितना होगा 25 इंटू बी। 500 के हिसाब से बायबैक करने हैं अपने 25,000 शेयर। अगर बायबैक करेंगे तो एंट्री क्या डालते हैं बायबैक की, शेयर कैपिटल डेबिट, और जितना शेयर की फेस वैल्यू कितनी, एग्जांपल के लिए 100 रुपया मान लो, तो शेयर कैपिटल डेबिट 100, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट कितना है 400, टू बैंक कितना 500, शेयर ये जो टोटल आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस टोटल कितने से कम होगा 500 इंटू कितने शेयर बायबैक करने आप 25,000, या फिर 500 इंटू 0.25 लाख कितना हो गया 125 लाख। तो ये कैपिटल और रिजर्व सरप्लस टोटल कितना रह जाएगा 275 लाख, और नंबर ऑफ शेयर कितने रह जाएंगे 1 लाख पहले थे 25,000 बायबैक कर ली तो 75,000, तो 2,75,000, हाँ 275 लाख का डिवाइड बाई 75,000 कितना रह गया 100, ये क्या आ गया आपका नवा बुक वैल्यू पर शेयर आ गया, समझिए बाकी करके देखना हो जाएगा।